अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना जाफ़री। स्टेशन 5 पे आज हमारी ट्रेन आके रुकी है हुसैन मंजिल पे। ये हुसैन मंजिल क्या है, यहाँ कौन रहता है, आइए देखते हैं। पैसे जाफ़री ग्रुप की मेंबर लैला जाफ़री, इनसे आज हम बातें करेंगे इनकी ज़िंदगी के मुतालिक, इनके हालात के मुतालिक, इनका ख़ानदान जानेंगे कौन है क्या है, और इनके थ्रू हम शख्सियत से मुलाकात करेंगे। आप कहाँ पैदा हुई? मैं तो कराची में पैदा हुई हूँ। आपका सन पैदाइश क्या है? मैं सन पैदाइश सन 54 आपके वालिद का नाम क्या था? मेरे वालिद का नाम सैयद हाशिम जाफ़री पैरसी था। आप अपने वालिद के बारे में क्या कहेंगी? पैरसर जाफ़री ग्रुप। तो मेरे वालिद जो थे सैयद हाशिम जाफ़री, उनको मंजू के नाम से तमाम करा दी जाती है और बहुत ही सब उनको पहचानते हैं, सब उनको जानते हैं काफ़ी, और सबको उनकी आदात का भी पता है। और हम लोग क्या आपके वालिद हयात है? नहीं, मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है। कितना अरसा हुआ? मेरे वालिद की डेथ को हुए 4 साल 5 साल हो गए। 5 साल हुए। आप उनकी कमी कितनी महसूस करती हैं? हम बहुत उनकी कमी महसूस करते हैं क्योंकि वो बहुत ही नाइस इंसान थे और बहुत ही। क्या आपने कभी अपने वालिद से पैरसर की उनके आबाई वतन के मुतालिक कुछ पूछा और उन्होंने कभी आपको कुछ बताया? हाँ, वो मैं बहुत अटैच थी उनसे ना, तो मैं उनके पास काफ़ी देर ज़्यादा के बैठा करती थी, तो वो मुझे बताया करते थे और बड़े किस्से सुनाया करते थे। अपने भरतपुर के बहुत किस्से सुनाते थे। अपने वालिद, मेरे वालिद सैयद सादिक हुसैन जाफ़री थे, उनका बहुत बताते थे कि कैसे थे वो, तहसीलदार थे उस ज़माने में वहाँ के, और बताते थे कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दस्तरखान बिछा करते थे। आपकी शादी किस सन में हुई? मेरी शादी 75 में हुई किस घराने में और हुई? मेरे मेरे ज़मींदार घराने में मेरी शादी हुई। मेरे ससुर जो थे वो ज़मींदार थे, मातली में वो पटेल के नाम से मशहूर थे। ख़ानदान में आपकी शादी हुई, आपके ससुर जो थे वो ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। कहाँ के ज़मींदार थे? कौन सा इलाक़ा था सिंध का? मातली में थे। मातली में वो जाहिद पटेल के नाम से मशहूर थे। आपके शौहर का नाम क्या था? मेरे शौहर का नाम सैयद महमूद अब्बास जाफ़री पैरसी। और आपके जेठ देवर वगैरह कोई? नहीं, मेरे कोई जेठ देवर नहीं थे, ये अकलौते ही बेटे थे। और कितनी बेटियां? और इनकी माशाल्लाह 5 बहनें थीं, जो अब इस वक्त 4 जो हैं वो उनकी डेथ हो गई और एक माशाल्लाह भी हयात है। आपने तालीम कितनी हासिल की, कहाँ से हासिल की? मैंने तालीम जो है इस्लामिया कॉलेज से हासिल की और बीए किया था मैंने। फिर मेरा शौक़ था कि मैं लेक्चरर बनूँ, फिर प्रोफेसर बनूँ, लेकिन तो आप लेक्चर और प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकी? बस मैं सबसे बड़ी थी तो मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, तो मैं जो थी वो इस तरफ मेरा फिर ध्यान हो गया। फिर ये हुआ कि मैंने बीए जब मैं कर रही थी तो मैं इम्तिहान वगैरह दे रही थी और उसी दौरान मेरा रिश्ता आ गया और मेरा रिज़ल्ट जो है वो शादी के बाद आया। ससुराल आपकी कैसी थी? ससुराल मेरी अच्छी थी, मेरी नंदें थी और ये तो अकेले थे और तो कोई था नहीं। मेरे साथ थी मेरी ससुर थी, फिर मेरे साथ इनकी ताई भी थी और इनके ताया भी थे। ताया की तो डेथ हो गई थी मेरी शादी से पहले। सास ससुर का बिहेव आपके साथ कैसा था? आपके ससुर, आपके सास बड़े रिवायती किस्म के पैरसर के लोग, ज़मींदार लोग, कैसे आपने किया? मसला ये वो ज़्यादातर तो मातली में रहते थे और मातली में उनका घर था। हम लोग कराची में रहते थे और इनकी ताई जो थी उनका नाम रब्बाब फातिमा था, तो वो मेरी दादी के साथ रहती थी कराची में, तो आना जाना रहता था, तो लिहाजा बहुत ही मोहब्बत के रिश्ते में हम लोग रहे। और मेरी सास बहुत, कहना चाहिए, मिलनसार और क्या बहुत। नाम था आपकी सास मेरी का? सास का नाम शबी फातिमा था और बहुत उन्होंने जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट किया था। मेरे ससुर भी बहुत नाइस आदमी थे, मेरे लिए बहुत नाइस आदमी थे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बेटे? एक मेरा बेटा है बड़ा, बे, उसके बाद मेरी तीनों बेटियाँ हैं। बच्चे आपके पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं? मेरे 3 बेटियाँ तो कराची में रहती हैं और बेटा मेरा बाहर है, ऑस्ट्रेलिया में। सबकी शादियां हो गई? और जी, सबकी शादियाँ हुई हैं और और तीनों बेटियाँ यहाँ अपने पढ़ कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। एक बेटी मेरी मेमन हॉस्पिटल में होती है और एक बेटी मेरी अंचोली में जो क्लिनिक है डेंटिस्ट का, वहाँ वो। बेटा आपका? बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में आईटी वो है, इंजीनियर है वहाँ पे वो।
तो आप अपने घर के तमाम मशागिल से फ़ुर्सत पा चुकी, बच्चों के फ़र्ज़ से आप सबकदोश हो गई, तो आपकी दूसरी मसरूफ़ियत क्या है घरदारी के अलावा? मेरी घरदारी के अलावा दूसरी मसरूफ़ियत ये है कि मुझे डेकोरेटिंग वगैरह का बड़ा शौक़ है, गार्डनिंग का भी शौक़ है। वो तो हम देख रहे हैं। तो मैं ये सब करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ इन सब चीज़ों में। तो मेरी जो बेटियाँ हैं उनकी मेरी नवासियाँ हैं, तो मैं वो नवासियों के साथ जो आजकल कई तरह-तरह के ग्रुप बन गए हैं, जहाँ पे जितने भी बूढ़े बुज़ुर्ग हैं वो अपने शुगल जो हैं ग्रुप्स के ज़रिए एक शक्ल बनाए बैठे हैं, एक दायरा बनाए बैठे हैं और उसमें जो है वो एक दूसरे के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू हैं। क्या आपने भी ऐसा कोई ग्रुप जॉइन किया हुआ है? मैंने बस ये पैरसल ग्रुप ही ज्वाइन किया हुआ है। इसमें क्या है पैरसर ग्रुप में? इसमें ये है कि अच्छी बातें होती हैं आपस में, और ये है कि हंसी मजाक भी चलता है और लोग अपने खाने वाने भी डालते हैं। उससे ये अंदाज़ा होता है भाई क्या बना लें, क्या खा लें। आज ये चीज़ बनाइए तो अच्छा याद नहीं रहता कल क्या बनाना है या आज क्या बनाना है, तो हमें अच्छी उसमें डिशें मिल जाती हैं। कभी कोई आपसे पूछ ले कि आज क्या पकाया है, तो फिर आप फ़ौरन ग्रुप देखती होंगी कि अच्छा ग्रुप देख के बताती हूँ कि आज क्या पका है। सबसे पहले तो ये कि वो उसमें मरियम बिरयानी पे मैं ज़्यादा सर्च करती रहती हूँ ज़रा, ये क्या चीज़ बनी है, इसमें क्या है, उसमें ज़रा मुझे डिश मिल जाती है। वैसे भी मैं अपने ग्रुप में भी देखती हूँ कि क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, तो जो चीज़ अच्छी लगती है क्या उसको आप मैं शेयर ग्रुप भी की करती बहुत ही हूँ। फ़ाल मेंबर हैं? मुझे बस जैसा टाइम मिल जाता है वैसे मैं आ जाती हूँ, कर लेती हूँ। तो आप क्या समझती हैं कि ग्रुप में जो है वो आपको मुस्तकिल आना चाहिए और वहाँ पे आप अपना एक किरदार अदा करें, निभाएं, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पोस्टें डालें और मशवरे दें, बातों में हिस्सा लें? तो आपको देखा गया है कि आप अक्सर आ जाती हैं, 2-3 दिन आप रहेंगी या 1 दिन रहेंगी और फिर आप चली जाएंगी। तो क्या ये ग्रुप इस तरीके से के ऊपर असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें गैर हाज़िरी, आपका क्या ख़्याल है? हाँ वो तो होती होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं हो पाती क्योंकि मुझे टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ। तो मुझे होता है कि मैं जिस चीज़ों की मैं देखूँ कि आज ग्रुप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाज़ औक़ात मैं मसरूफ़ रहती हूँ, बाहर चली जाती हूँ, तो उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिलता देखने के लिए। लेकिन मैं हाँ उसको ज़रूर देखती हूँ, वॉच ज़रूर करती हूँ, और अच्छी चीज़ होती है या चीज़ कोई होती है तो मैं ज़रूर दूसरों को भी शेयर करके डालती हूँ वो चीज़ें। तो आपकी बेटियां भी, उनका ताल्लुक भी पैरसर से है, उन्होंने ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किए? वो क्यों नहीं ग्रुप ज्वाइन करती ताकि हमारे पैरसर के बारे में उनको पता चले, ख़ानदान के बारे में आप बच्चों को क्या बताती हैं? हाँ, मैं उनको बताती हूँ, सब बहुत बताती हूँ, और मेरे वालिद ने भी बैठ-बैठ के मेरे बच्चों को बताया है। तो उन्होंने भी बहुत ज़िक्र करते थे, सब बातें बताई हैं कि हमने कैसे ज़िंदगी गुज़ारी, कैसे हम इंडिया में रहते थे और क्या-क्या हमारे साथ था, क्या-क्या हुआ। पैरसर जाफरी ग्रुप ज्वाइन किए हुए आपको कितना अर्सा हुआ? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। कैसा है ये ग्रुप? शुरू में तो थोड़ा-थोड़ा आती थी, देखती थी, लेकिन फिर मुझे आगे जस्तजू आने लगी, उसमें चीज़ें अच्छी आने लगी, लोग अच्छे मिलने लगे। मैंने देखा कि बहुत अच्छे लोग हैं, अखलाक वाले हैं और एक दूसरे को समझते हैं, प्यार मोहब्बत से सब एक दूसरे को आपस में शेयरिंग करते हैं और खुश होते हैं। 2 साल से आप इस ग्रुप की सीनियर मेंबर हैं, तो जब आप ग्रुप में आई थी उस वक्त के मुकाबले में अब ग्रुप की प्रोग्रेस क्या है? हाँ, 2 साल पहले जब मैं आई थी तो ग्रुप स्लो था बहुत, और सिलो से क्या मतलब है? मतलब बस सुबह की एक चीज़ डल गई, टी टाइम, इससे ज़्यादा या बातें हो गई। लेकिन अब जो है तरक्की होती गई है इसमें, और ये कि खाने बहुत अच्छे डलते हैं और वीडियोस बहुत अच्छी चलती हैं। किसी की बर्थडे हो, किसी की उनकी, तो या कोई उनकी कोई कॉम्पिटिशन का कोई चीज़ हो तो सब उसको आपस में बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सब मिलके खुश होते हैं। इसके अलावा क्या तरक्कियाँ हैं? इसके अलावा तो वीडियो में बहुत अच्छी तरक्कियाँ आ गई हैं। अभी जैसे हम सुबह से कोई खाना वाना नहीं, बातें नहीं कर पाते, तो जब हम फरागत होती है, मैं जब खोल के फिर देखते हैं तो हमें सब इकट्ठा उसमें एक वीडियो मिल जाती है कि आज क्या एक्टिविटीज़ रही सुबह से लेके शाम तक की। तो हम सब एक दफ़ा इकट्ठा जब देख लेते हैं, फिर हम बाद में अगर हम देखते हैं कोई अच्छी चीज़ है तो हम उसको फिर जब हमें वक्त मिलता है तो हम उसको ज़रूर रिप्लाई करते हैं। बरादरी में आपने अपनी बेटियों की शादियाँ की, आपका क्या ख़्याल है अगर पैरसर बरादरी के अंदर से निकल के हम बाहर जाएं और अपने बच्चों की शादियाँ बाहर ख़ानदानों में करें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, देखिए मुझे तो दोनों ही तजुर्बात हैं। मैंने ख़ानदान में भी दे दिए 2 बच्चे, और 2 बच्चे मैंने घरों में दिए। तो घरों में भी करना अच्छा होता है बहुत। इससे ये होता है कि हमारा जो पैरसर का जो कल्चर है, जो हमारे यानी कि कहना चाहिए आबा और अजदाद की सब चीज़ें हैं, वो सब आगे तक कन्वर्ट होती हैं। तो जब बेटियाँ जाती हैं तो बेटियाँ हमारे ही तौर तरीके से वो काम करती हैं, अंजाम देती हैं,
तो इससे हमारी नुमाई होती है। हमारे ग्रुप के दो एडमन, दोनों इंतहाई पुरलुत्फ शख्सियत के मालिक, दोनों के कोई एक खूबी बताइए और कोई एक खामी बताइए। दोनों अच्छे हैं और बहुत मेहनती भी हैं अपने काम में। और राशिद जो है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही उनका लहजा बहुत अखलाकियात से भरपूर है। और गुड्डू जो है वो ये कि वो जो काम करते हैं वो कहता है बस ये है, ये मैंने कह दिया तो ये सही है, बस चाहे वो गलत ही हो लेकिन कोई सही है तो बस सही है। यानी वो अपने अलावा किसी को नहीं मानते। मतलब ये बस वो अपनी उसमें कायम रहते हैं, अपनी बात पे कायम रहते हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं लैला जाफ़री के शौहर महमूद अब्बास जाफ़री साहब से, जो पैरसर जाफ़री ग्रुप के मेंबर तो नहीं है लेकिन पैरसर बरादरी की इंतहाई मोतबर मशहूर शख्सियत और ख़ास तौर पर बिल्डिंग के महमूद चाचा। तो कैसे हैं आप महमूद भाई, क्या हाल चाल है आपके, तबीयत कैसी रहती है? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक रहती है। बुढ़ापा है, ज़ाहिर बात है, लेकिन बहरहाल अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ने बहुत सेहत भी दी है, सब कुछ दिया है, दुनिया की तमाम नेमतें मुझे दी। आप अपनी तारीख बताइए अपने वालिद के बारे में, जो कि पैरसर बरादरी के बहुत ही मशहूर शख्सियत रहे हैं, उनके बारे में बताइए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, तालीम बताइए, अपनी उम्र बताइए। मेरे वालिद का नाम पटेल सैयद जाहिद हुसैन जाफरी था, जो पटेल जी के नाम से मशहूर थे और पैरसर में पटेल थे। और उनके जो वो है तालीम, वो तकरीबन समझ लो कि वो मिडिल क्लास पास थे, यानी 6वीं 7वीं क्लास तक उन्होंने वहीं जो पैरसर में जो तालीम थी वही हासिल की थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुर्दबार, समझदार और लीडर किस्म के आदमी थे और लीड करते थे, और बहुत ही मेहनती आदमी थे। यानी वो पाकिस्तान जब आए तो अपने साथ 4 बेटियां लेकर आए थे, जिनमें से 2 तो बिल्कुल शादी के काबिल थीं, लेकिन वहाँ से जो आए तो वो इस बेसौर सामानी के आलम में आए थे। लेकिन भारत उन्होंने यहाँ भी अपने इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया, हमेशा लोगों के साथ अच्छे उससे मिले, लोगों को गाइड भी करते थे, लोग उनकी इज़्ज़त भी बहुत करते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आपके वालिद जब हिजरत करके आए तो कहाँ आबाद हुए? मेरे वालिद कराची आए थे, तमाम लोग कराची आए थे, और हमारा पहला क़याम जुड़िया बाज़ार गंगाराम बिल्डिंग में था। गंगाराम बिल्डिंग में और कौन कौन लोग रहते थे जिनसे आप वाकिफ़ हुई, आपके वालिद ने आपको बताया हो? हाँ, मैं खुद भी जानता हूँ, मैंने देखा भी। मेरे वालिद के अलावा मेरे 4 तायादाद भाई भी थे, और इसके अलावा आगा मोहसिन भाई मेरे चाचा के मेरे वालिद के भतीजे थे, उनके वालिद थे, और आपकी बहुत पैदाइश बरादरी के बिल्डिंग बहुत सारे की है? लोग थे। आपकी पैदाइश बिल्डिंग की है? मेरी पैदाइश बिल्डिंग में हुई है। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने मातली से तालीम हासिल की, क्योंकि मेरे वालिद ज़मींदार थे, और वो मातली में उन्होंने मुस्तकिल सुकून अख्तियार की काफ़ी बरादरी के लोगों के साथ। लिहाजा मैंने अपनी पूरी मैट्रिक तक तालीम मैंने मातली में हासिल की, लेकिन मातली में कोई कॉलेज नहीं था। लिहाजा मुझे या तो मैं हैदराबाद जाता या मुझे कराची, तो मैं कराची आ गया। कराची में तालीम आपने हासिल की तो किसके पास आप रहे? मेरे सबसे बड़े मामू थे सैयद गुलाम शबीर जाफरी, वो अजीज़ाबाद में रहते थे, तो वो मुझे अपने साथ लेकर आ गए थे कराची, और मैं उन्हीं के साथ रहा, बहुत अरसे तक रहा। फिर मेरी सबसे छोटी बहन की शादी मेरे मामूजाद भाई से हुई थी, छोटे से। उसके बाद मैं शिफ्ट होकर बिल्डिंग आ गया था अपनी ताई ताया के पास। बिल्डिंग में आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, कौन कौन लोग थे? बिल्डिंग में मेरी ताई ताया रहते थे, सैयद जाकिर हुसैन जाफरी, और मेरी ताई थी उम्मे रबाब, जिनको रब्बो कहते थे। बदकिस्मती से उनके कोई औलाद नहीं थी, हुए बच्चे दो उनके, एक लड़की एक लड़का, लेकिन वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने हम सब बहन भाइयों को अपनी औलाद की तरह ही पाला, और हम बचपन में छोटे थे तो हमें ये पता नहीं था कि हमारे माँ बाप मातली में हैं या ये हमारे माँ बाप हैं। उसके अलावा मेरे 4 तायादाद भाई भी मातली में रहते थे, और एक और ताया चचा थे, वो भी वहाँ रहते थे। आगा मोहसिन भाई के वालिद, उनके 4 भाई वहाँ रहते थे। और मतलब, और नीचे वो हमारे आपा कुरैशा थी, जिनका उनके शौहर जो थे वो मास्टर थे, उनके बराबर एक सरदार भाई थे जो सैनी भाई के भाई थे,
उनके बराबर नफीसा चाचा थे जो पुलिस में इंस्पेक्टर थे। बिल्डिंग में रहने के दौरान ही फिर आपने मैट्रिक के बाद अपनी तालीम का सिलसिला वहीं से शुरू किया, बिल्डिंग से? हाँ, मैंने, क्योंकि मेरा पहले एडमिशन एसएम कॉलेज में था जो इवनिंग कॉलेज कहलाता था, लेकिन उसके बाद मैंने इंटर करने के बाद मैंने इस्लामिया कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मॉर्निंग में वो कॉलेज था और वहाँ मेरे साथ ये मेरे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अली अहमद जाफरी फैसली, हम और वो साथ कॉलेज में जाते थे। मैंने अपनी बाकी तालीम वहीं से हासिल की। आप बिल्डिंग की ज़िंदगी के बारे में क्या कहेंगे? क्या थी बिल्डिंग? बिल्डिंग 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 क्या है बिल्डिंग? बिल्डिंग को आप ये समझ लें कि एक पूरा ख़ानदान था। बिल्डिंग तो नाम था, लेकिन एक पूरा ख़ानदान जिसे कहा जाए वो था। हर आदमी एक दूसरे से मिलता था, मोहब्बत थी। किसी के घर में कोई भी पक्का, आपके घर में कोई चीज़ अच्छी नहीं पक्की, आपने प्लेट उठाई उसके घर में चले गए। दुल्हन हमारी भाभी रहती, दुल्हन भाभी क्या पकाया असगर की बात है, वो कहती ये पक्का है, अब दे दो, कोई हंडिया रखी है, खुद ही ले लो जाए वहाँ से। बिल्डिंग के किन घरानों में आपका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था? वो कौन से आपके, ज़ाहिर है आप एक मर्द हैं तो आपके साथी दोस्त भी मर्द ही थे, लड़के ही थे, तो किन के साथ आपके शोर शरारतें सब रहे? बिल्डिंग में असगर सबसे मेरा अच्छा दोस्त था। मेरा भतीजा तो था, लेकिन मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा था। हमारी हॉबी ये थी कि मैं कॉलेज से शाम को फिर आता था और ये और मैं साथ शाम को निकल जाते थे घूमने फिरने के लिए। कज़न था, पप्पू था, वो मेरे बराबर ही था। नीचे एक आपा परेशा रहती थी, उनका बेटा था, उसका नाम भी मेरे हमरा ही था, महमूद नाम था उसका। उनके बेटों में सबसे ज़्यादा दोस्ती आपकी किससे थी? हाँ, महमूद से थी, जो आजकल अमेरिका में है। बिल्डिंग का कोई बहुत ही मशहूर वाक़या, किस्सा, शरारत जो आपको याद है अभी तक और आप भूल नहीं पाते? बिल्डिंग में ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात होते थे, लेकिन एक बात जिस पर मुझे बहुत हंसी आती है, मैं अक्सर सोचता हूँ, वो ये था कि हमारी सबसे ऊपर की बिल्डिंग में एक हमारी आपा मुन्ना होती थी। ये कई बहनें थी, सुक्को मलका। तो आपा मुन्ना को सफाई का बहुत वो था। वो जब जमादार बिल्डिंग धोने आता था तो बिल्डिंग ऊपर जब धोता था तो वो अगर कोई कह देती थी खबरदार को ऊपर नहीं आए जब तक सूख ना जाए, तो बच्चे शरारत में जाते थे तो वो जूते लेके चप्पल लेके पीछे भागती थी उसके काय को आ गया। इसी तरीके से उनकी एक आका मोहसिन भाई की बहन थी बीबी जान, जब पानी की मोटर ख़राब हो जाती थी तो नीचे बाल्टी से पानी डोल से खींचा जाता था, तो वो नजिस पाक का उनको बहुत वो था। तो बच्चा कोई भी चुपचाप में उनको छेड़ने के लिए बाल्टी को पकड़ लेता था। अब वो वहाँ से कब वक्त मारा, कौन था, नजिस करती बाल्टी, फिर पानी फेंकती थी, तो लोग हंसते थे उसके ऊपर। आपके जहन में पैरसर का नक्शा क्या बनता है जब सारे बुज़ुर्ग ये ज़िक्र करते रहते हैं कि पैरसर पैरसर पैरसर? क्या नक्शा बनता है? आपके वालिद तो पैरसर के बड़े ही ख़ास और मेहनती इंसान थे। किस तरीके की उनकी ज़िंदगी, उन्होंने अपने पैरसर के बारे में आपको क्या बताया? मेरे वालिद, एक दफ़ा मैंने अपने वालिद से पूछा जब मैं नसीराबाद में रहता रहा हूँ कि वो आप मुझे ये पैसे का जो वाक़या हुआ इसके बारे में बताया। तो उन्होंने 2 रातें लगाई थी जो मुझे पूरा पैसे का वाक़या सुनाया। और बड़ा ऐसा वाक़या था कि बात चीज़ें सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरे जब वहाँ हमला हुआ, बाहर के लोगों ने आके पैसे पे हमला किया, तो इन लोगों ने सबको एक हवेली में औरतों को कर दिया था। और मेरे वालिद कहते हैं कि किसी को खड़ा कर दिया था गेट पे कि अगर कोई यहाँ तक पहुँच जाए तो इन सब औरतों को ख़त्म कर देना। लेकिन हुआ यह कि खैर फौज आ गई, काफ़ी झगड़ा हुआ, बहुत मारम कूटी हुई, उनको भगा भी दिया। तो औरतों को ट्रक में भर के और नदवाई भेज दिया था। सब लोग आ गए थे, लेकिन सिर्फ मेरे वालिद और मेरे मामू थे जो वहाँ रुक गए थे। हालांकि लोगों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं हम अभी नहीं। बलवाई जाट जिन्हें कहते थे कि भाई ये पटेल का, हमें पता है कि पटेल और उसका सारा पैरसिर में है। उन्होंने पूरा पैसे छाना। फिर उनके एक दोस्त था जो वो था सुरार सोनी बनिया, उसके घर आगे छापा मारा। तो उसको पहले किसी ने बता दिया था कि वो उसके घर चाचा जाके छुप गए थे, हम अपने वाली से चाचा कहते थे। तो वहाँ उसको जब पता चलने से पहले उसने कहा कि आप पीछे खेत थे गन्ने के, उसमें दोनों को बिठा दिया और गेहूँ की बोरियाँ, खाली बोरियाँ ऊपर से डाल दी और बोला आवाज़ नहीं निकालना। तो मेरे वालिद पूरी रात मेरे मामू उसी जगह बैठे रहे। वो आए, उन्होंने कहा तेरे घर में है, उसने कहा नहीं है। बोला जब तलाशी दे दी। बोला कसम खा, बोला मैं गीता की कसम खाता हूँ मेरे घर में नहीं है। तब जाके कहीं देखे। फिर मेरे वालिद कहते हैं हमने बड़ा टफ टाइम गुजारा वहाँ से चल के, कैसे उसने घोड़े हमें दिए, हम यही घोड़े पे दोनों आदमी बैठे और रातों रात हम निकल के कोटा बूंदी एक जगह थी वहाँ पहुँचे।
वहाँ से फिर हमने वो जो है वो बड़ी मुश्किल से अपना, वहाँ एक कोई रिश्तेदार रहते थे उनके घर गए, वो राशन से मिला करता था, तो उनसे कार्ड लिया, कपड़ा लिया, फिर जाके इतनी मतलब जुए हो गई थी कि जाके वहाँ नहर के किनारे कहीं नहाए वाए, कपड़े बदले, अपने कपड़े उतारे, उनके घर में गए। फिर वहाँ से जब इनको भरतपुर आना था तो इन्होंने बिल्कुल हिंदुओं का रूप अख्तियार किया। वो टीका लगाया, लुंगी तो वैसे बांधते थे लोग वहाँ पर, लेकिन उन्होंने हिंदुओं वाली लुंगी बांधी, वैसे ही कपड़े पहने और ट्रेन में बैठ के वहाँ से भरतपुर आए थे। तो मैंने इस बात को तकरीबन 15 से 20 दिन लग गए थे उनको। मैं छोटा सा था, मेरे वालिद मेले में गए हुए थे, मेरे चचा गुलाम हसन आमदन का शुभराती कहते थे हम, और वो घोड़ी को उन्होंने कहा चलो मैं घोड़ी को घास डालिए, तो वो गए, तो मैं वो पता नहीं कुछ और करने लगे, मैंने क्या किया, घास लेके हाथ में और घोड़ी की तरफ गया, तो बजाय मेरा ध्यान घोड़ी की तरफ होने का मैं किसी और तरफ देखने लगा, तो मैं बजाय आगे जाने के मैं घोड़ी के पैरों में चला गया। तो उसने मुझे बड़े ज़ोर से लात मारी, एक लात मारी नहीं कहते थे उसने, वो लोग क्या बताते हैं कि अगर ये लात मारते तो बड़ा आदमी नहीं बचता, ये तो फिर बहुत बच्चा था। तो मुझे बस इतना याद है कि मुझे एक जंग से आवाज़ आई और फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो मेरे चचा, हमारे बराबर में हमारी बहन थी, उनका मकान था, कमर नाम था, उठा के वहाँ लेकर आए। तो मुझे इतना याद है कि मेरे मुंह से खून ऐसे जा रहा था जैसे नाली में से पानी जाता है। जब घोड़ी ने लात मारी तो जो इधर इर्द गिर्द लोग थे, दुकानदार ये सब, वो सब भाग के आ गए। तो उन्होंने कहा भाई बड़ा मुश्किल हो गया, घोड़ी की लात से तो बड़ा आदमी नहीं बचता, ये तो बहुत छोटे से 4 साल का बच्चा है। हमारा अल्लाह को ज़िंदगी देनी थी कि वो मेरे बहन के वहाँ लेकर उठा के, वहाँ मातली में एक डॉक्टर कंपाउंडर थे, उनको डॉक्टर ही कहते, डॉक्टर यूसुफ थे, उन्होंने काफ़ी इलाज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कराची ले जाए। तो मुझे कराची लेकर आ गए। यहाँ असगर के वालिद थे, वो कंपाउंडर थे, लेकिन बारह वो डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा इलाज किया और अल्लाह की मेहरबानी से मैं अब आपके सामने बैठा हूँ। वरना ये कि मेरा मुंह फिर साइड पे चला गया था, जबड़ा एक तरफ चला गया था, मैं बोल भी नहीं सकता था, खा भी नहीं सकता था, यानी मुझे रोटी का चूरी करके थोड़ा मेरे मुंह में डाला जाता। आपके वालिद एक ज़मींदार थे, तो क्या वो आपके तर्ज ज़िंदगी से मुतमईन थे? हाँ, वो इस बात से खुश थे कि मैं कम से कम कराची में आके सेटल हो गया हूँ और यहाँ पढ़ भी रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई होशियार स्टूडेंट नहीं था, एक दरमियाने किस्म का स्टूडेंट था, लेकिन बहरहाल ये कि वो इस बात से मेरी ज़िंदगी से मुतमईन थे, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। तो वो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब्स की मुख्तलिफ, लेकिन ये कि आखिर में वो हमारे रशीद हैदर भाई थे, वो माशाल्लाह बरादरी में बड़ा काम था उनका और बड़े उन्होंने लोगों को रखवाया, बड़े नेक इंसान थे वो। तो उनको जब पता चला कि जी वो उनकी वालदा जो थी वो मेरे वालिद की भांजी थी रिश्ते में, तो उन्हें किसी ने कहा कि भाई वो चाचा का बेटा जो है हमारे, उसको नौकरी, तो उन्होंने कहा अच्छा भेजो, उसको भेजा वहाँ। अब मैं गया वहाँ तो उन्होंने कहा कि जी टाइपिस्ट की जगह है। मैंने कहा नहीं, टाइपिस्ट नहीं बनना मुझे, तो कहना अच्छा कैशियर बन जाओ। मैंने कहा कैशियर बन जाऊँगा। तो मुझे जूड़िया बाज़ार ब्रांच भेज दिया उन्होंने। पहले मैंने 1 साल तक डेली वेजेस पर काम किया, 10 रुपये रोज़ पर। उसके बाद 1 साल के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। 50,000 रुपये डिपॉजिट चाहिए था, जो कराची शहर में मुश्किल से मुझे, मेरे मैनेजर जो थे बहुत ही मेहरबान, उन्होंने किसी तौर से अरेंज करा के एक अकाउंट खुलवाया। हमारे यहाँ बरादरी की एक अक्सरियत जो है वो आपको चाचा क्यों कहती है? मेरे असल में असगर और ये सब मेरे भतीजे हैं, मेरे तायाजाद भाई की औलाद है, तो ये सब मुझे महमूद चाचा कहते हैं। हत्ता कि इनकी बड़ी बहन जो मेरी बड़ी बहन के बराबर थी, वो भी मुझे महमूद चाचा कहती थी। तो इस तरीके से सारी बिल्डिंग के लोग भी महमूद चाचा कहते थे और मैं इस तरीके से महमूद चाचा मशहूर हो गया। और मतलब इसके अलावा लोगों के होते, यानी लोगों की उनके सास ससुर मुझे महमूद चाचा कहते थे। असगर की बहन थी परवीन बाजी, उनके जो ससुर थे उनका सर में एक बाल काला नहीं था, सफ़ेद बाल थे, उतने बूढ़े आदमी थे, वो ही मुझे महमूद चाचा कहते थे। बिल्डिंग के लोगों के साथ आपकी यादें वाबस्ता होंगी यकीनन। एक ज़िंदगी आपने गुजारी बिल्डिंग में, वक्त गुजारा, वो दोस्त आपके अभी भी दोस्त हैं। कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आपको बहुत याद आते हैं? क्या वो वतन में मौजूद हैं, वतन में नहीं हैं? नाम बताइए, ज़िक्र कीजिए, हवाला दीजिए। मेरे दोस्तों में जो सबसे ज़्यादा दोस्त है वो तो असगर था, महमूद था, और क्या नाम है, मोहम्मद अब्बास भाई थे। भाई तो उनसे ऐसे ही कहते थे, लेकिन हमारी दोस्ती थी मेरी उनसे। और ये पप्पू था, ये छोटा था मुझसे, लेकिन मतलब हम सब दोस्तों की तरह ही रहते थे। और मुझे ख़ास तौर पर जो है ना, एक हैदर था उनका, महमूद का भाई, वो भी बहुत एक्टिव था, बहुत शरारती था, और वो बहुत याद आता है। मैं अक्सर कभी कभी उससे फ़ोन पर बात भी कर लेता हूँ
और मुझे ये पता चला कि वो सोचखानी करता है, तो मैंने उससे कहा तू अपनी सोचखानी मुझे भेज, तो वो मुझे अक्सर भेज देता था। अब आजकल गायब है वो स्क्रीन से, मुझे कुछ भेज नहीं रहा वो। तो क्या आपने कभी राब्ते नहीं किए अपने दोस्तों से, या आप यही तवक्का रखते रहे कि बस वही आपसे राब्ते नहीं रखें? नहीं, मैंने तो राब्ते किए। मैं महमूद से भी बात करता रहता, हैदर से ही मैंने कई दफ़ा बात की, और बस ये इन दो लोगों से मेरा ज़्यादा रहा, और बाकी तो वो लोग बिल्डिंग के नहीं हैं। वो क्या कभी बच्चे, दिल चाहता है कि ये सब एक जगह फिर इकट्ठे हो जाएं, फिर पुरानी यादें ताज़ा हों, तो इनको इकट्ठा करने का कोई तरीका सोचा? बस देखिए हमारा तरीका ये था, मैं आपको बताता हूँ कि मुहर्रम में हमारा एक तरीका था कि पहली मुहर्रम को हमें एक अंजुमन हमारी थी, हम उसे मजाक में अंजुमन पैदलिया कहते थे। वो हम पहली मुहर्रम को तश्कील देते थे, तो हम सब, हमारा तरीका था कि हम रात को खालिद दिन और की मस्जिद के बाद छत पे जमा होते थे और मातम करते थे। सब जवान थे माशाल्लाह, नौजवान थे सब मातम करते थे। तो मैं चाहता था, अब भी मेरे दिल चाहता है कि वही ऐसा माहौल बने कि हम सब एक जगह जमा हों किसी भी वक्त, और ऐसे ही मुहर्रम में आए चाहे, और फिर एक अंजुमन के तौर पे हम जैसे 9 मुहर्रम की रात को बस किराए पे करके, एकदम अयो का कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हमने साइकिल, हमारे बड़े जी गए तो हमने साइकिलें किराए पे ली और हम गए। क्या और आपके हमने, उन सारे दोस्तों की अक्सरियत यहाँ पे मौजूद है? नहीं मेरे दोस्तों की अक्सरियत यहाँ नहीं, सब मुल्क से बाहर है, तो आप उन्हें सिवाय कैसे असलम बुलाना के। चाहेंगे? हैं आप उन्हें कैसे बुलाना चाहेंगे? भाई, वो तो हर आदमी अपने शेड्यूल के हिसाब से आएगा ना। वहाँ के लोग जो हैं उनको तो पास तो 15 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होता, और ये बड़ा मुश्किल काम है कि सब लोग एक वक्त में इकट्ठे हो जाएं। अगर चल जाए कि अगर कोई ऐसा बात बने कि किसी ऐसे की शादी हो कि वो सबको इनवाइट करे और लोग यहाँ आ जाए, तो कुछ हो सकता है। वैसे बड़ा मुश्किल काम है सबका जमा। गंगाराम बिल्डिंग के अलावा भी मैंने एक बिल्डिंग का नाम सुना है जिसका नाम टेकाराम बिल्डिंग था, आप क्या कहेंगे? हाँ, वो टेकराम बिल्डिंग तो था, लेकिन उसको भैया इर्तज़ा की बिल्डिंग कहते थे। भैया इर्तज़ा ये थी, उनकी बीवी थी पर अब्बो, जिनके बेटे हसन अब्बास और 2-3 बेटे और थे उनके। एक हुसैन था, और सितारा, और ये सब उनकी बेटियां थीं। वो सोचखानी बहुत अच्छी करती थी। इसके अलावा आगा भाई थे हमारे, वो भी उस बिल्डिंग में रहते थे। एक छोटी भाई थे, वो रहते थे। आकला बाजी थी, वो रहती थी। बहुत मतलब सारे, वो पूरी बिल्डिंग, वो भी पैसे वालों की बिल्डिंग टेकाराम का। बिल्डिंग के अलावा और कौन सी एक बिल्डिंग और थी? बिल्डिंग एक और बिल्डिंग थी जिसको के कच्ची गली में थी वो बिल्डिंग, और उसको गंदी बिल्डिंग कहते थे। इसलिए गंदी बिल्डिंग कहते थे कि उसके जीना जो था लकड़ी का था, और जीना आधे आधे टूटे हुए थे, एक एक फलांग फलांग के ऊपर जाते थे, और वॉशरूम उसके नीचे थे बिल्कुल। तो ऊपर से औरत मर्द सबको नीचे आना पड़ता था, और बहुत गंदी गंदी सी बिल्डिंग थी बिल्कुल। वहाँ सफाई सुथराई का कोई सफाई इंतजाम सुथराई का कर? नहीं था वहाँ कुछ भी। ये बिल्डिंग तो हमारी खुद भी धुलती थी। कहते हैं कि जब हमारे वालिद बताते, ये लोग बताते कि जब पाकिस्तान बना था, ये लोग बिल्डिंग में आए थे, तो लक्स के चूरे से ये बिल्डिंग रोज़ धोई जाती थी। दोस्तों से यही पैगाम है कि भाई अपनी पूरी ज़िंदगी में से कुछ टाइम निकालो और किसी एक वक्त मौके पे मिलके आपस में एक जगह जमा हो जाओ, ताकि एक दफ़ा फिर हम अपनी यादों को ताज़ा करें, और हमारे आने वाली नस्ल के लिए हमारा कोई ग्रुप फ़ोटो, हमारी कोई एक्टिविटी का फ़ोटो, या कहीं भी गेट टुगेदर फ़ोटो हो, आप लोग चाहें तो मेरे घर आके क़याम कर लें, कोई मसला। लेकिन एक दफ़ा आए तो सही सब मिल के यहाँ। भैया तो ये करें कि जूम पे एक जगह सब इकट्ठे हो जाएं और जूम पे बैठ के आपस में बातें करें और यादें ताज़ा करें, लेकिन उसमें बस कि अच्छी अच्छी बातें हों। ये ना हो कि जूम पे भी लोग लड़ना शुरू कर दें एक दूसरे से। वतन से दूर आपके वो साथी जो किसी ज़माने में आपके बचपन के साथी थे, वो अब चले गए, आपके पास नहीं है, आप क्या पैगाम देंगे उनको? उनको क्या पैगाम, ये कहानी है कि एक बादशाह जा रहा था, तो उसने, बल्कि ताजिर था वो जा रहा था वतन से बाहर, तो उसने सबसे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारा कोई पैगाम है? तो उसका तोता भी था जो उसे बहुत प्यारा था, बोलता था। तो तोते भैया तुम्हारे लिए क्या पैगाम है तुम्हारा? तो उन्होंने, तोते ने उससे कहा कि भाई मेरे जो साथी मिले उनसे तुम बस कह देना कि भाई तुम्हारा एक साथी वहाँ है, उसने तुम्हें सलाम कहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो गया, वहाँ उसने जंगल में देखा तोते थे बहुत सारे, उन्होंने जाकर उन तोते ने कहा भाई तुम्हारा एक साथी फला जगह, उसने तुम्हें सलाम कहा है। तो फ़ौरन खट से 2-3 तोते जो है ना वो ज़मीन पे गिर गए, जैसे मर गए हों। वो बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ। खैर वो आया, सबको पैगाम दिया कि भाई उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। तो तोते से पूछा, तोते ने पूछा मेरा क्या हुआ? तो कहा भाई तुम्हारे पैगाम में ये हुआ कि मैंने कहा तो 2-3 तोते मर गए। ये सुनते हुए तोता भी पिंजरे में लेट गया। बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ, लो या। तब उसने निकाल के उसे बोला भाई फेंक दो, मर गया ये। तो उसे पिंजरे से बाहर निकाल के फेंका,
तोता फुर से उड़ गया और जाके कहीं बैठ गया। तो बादशाह ने कहा ये क्या? बोला हमारे तोतों ने ये तो पैगाम दिया था कि तुम ये नकल करो कि भाई तुम मर गए तो तुम्हारी आज़ादी मिल जाएगी तुम्हें। उस वक्त की बिल्डिंग जो थी, उसके बाद जब आप वहाँ से यहाँ आए हैं और एक उम्र का एक हिस्सा आप गुजार कर बैठे हैं, क्या कभी आप उस बिल्डिंग में गए, वहाँ अपना वो घर जाके देखा? हाँ, मैं अक्सर गया हूँ वहाँ पर जब तक कि मैं खुद चल फिर सकता था, क्योंकि वहाँ थोड़ा गाड़ियों का बड़ा मसला है कि गाड़ियाँ सिवाय संडे के और किसी दिन नहीं जा सकती। तो मैं कई दफ़ा गया हूँ, बल्कि मैं ऊपर तक गया, मैंने जाके देखा। असगर भी जाता रहता है, पप्पू भी जाता रहता है। तो बस हम जाते हैं और अपनी यादें ताज़ा करते हैं कि यार देखो यहाँ हम खेलते थे, ये हमारा फिर आज भी हम उस बिल्डिंग के जीनों से इतने मायूस हैं कि हम अंधेरे में भी उस जीने पे चढ़ जाएँ तो हमारे कदम कहीं बहकेंगे नहीं। तो मैं अपने बच्चों को भी लेके गया हूँ, मैंने अपने बच्चों को ले जाके दिखाया। संडे के दिन हम गए थे, मैं जाके लेके गया, इनको ऊपर लेके गया, हमने तस्वीरें भी बनाई। तो बाकी इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए, कहने क्या ये बिल्डिंग बिक रही है या बन रही है? हमने कहा नहीं भाई, हम तो यहाँ रहते थे बचपन में, हमारी याद है, तो हम यहाँ अपने बच्चों को दिखाने लाए कि भाई देखो हम इस बिल्डिंग में रहते थे। और वो रूम टू रूम के एक एक फ्लैट था। तो वो कहते हैं हाँ आप इतने सारे लोग एक एक फ्लैट में रहते थे? हमने कहा हाँ भाई, हम दो ख़ानदान एक एक फ्लैट में रहते थे। चाय का दौर जो है वो ख़त्म हुआ और अब हम चलते हैं दोनों को साथ लेके पहरसर ग्रुप की तरफ वापस। कम्युनिटी बेस के ऊपर ताल्लुकात को किस तरीके से आप आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता बताएंगे? कम्युनिटी बेस पर हम इस तरीके से ताल्लुकात बढ़ाएं कि हम कहीं भी मिलकर एक डिस्पेंसरी कायम करें, या कोई हाँ डिस्पेंसरी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हर एक के बच्चों में कोई ना कोई एक डॉक्टर है और वो अपने बच्चों को बाउंड करें कि भाई वो मोटिवेट करें कि वो आकर वहाँ पर अपना टाइम दें, चाहे एक दिन दें या एक घंटे। एक दिन का मतलब है शाम के वक्त में, किसी वक्त में जब उनका ऑफ हो उस डिस्पेंसरी में आके बैठें और लोगों का मुफ्त इलाज करें, और उनके उस इलाज के लिए जो भी अखराजात हों, दवाओं की मद में या किसी मद में, वो हम सब पैसे बरादी कंट्रीब्यूट करें। और वो लोगों को इससे ये होगा कि हमारे एक नाम पैरसिर का चलेगा कि भाई ये पैरसिर बरादरी है, उन्होंने ये चीज़ कायम की है। आप दोनों अपना फुर्सत का वक्त किस तरह से गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं? भाई मुझे तो घूमने का ज़्यादा शौक़ है और लोगों से कांटेक्ट करने का ज़्यादा शौक़ है, लेकिन हमारी बेगम साहिबा जो है इनको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ है। ये कहते कहाँ रिश्तेदारों में जाएंगे? मैं तो कहता हूँ भाई मुझे तो आदमियों से मिलने का शौक़ है, मैं आदमियों के साथ बैठना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। ये घूमने फिरने की शौकीन है। आप कहाँ घूमना फिरना चाहती हैं? गांधी गार्डन। मैं बस ये है कि आदमी घर में तो मसरूफ रहता है कि जब बाहर निकले तो फ्रेश हवा खाएं। तो आजकल अगर बरादरी में जाओ तो वहाँ तो मसले ही होते हैं कि जब जाओ तो और कोई बात लेके आ जाते हैं कि फलां बीमार था, फलां ये हो गया, फलां की शिकायत, उसकी शिकायत। तो भाई इससे तो बेहतर ये है कि आदमी अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए कहीं उस पर निकल जाए, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए या कहीं ऐसी जगह जाए ना कि उसका दिमाग जो है उसको फ्रेश हो, और फ्रेश होकर वो फिर है वापस है। अपने बेटे के बारे में बताइए, वो कहाँ हैं, पाकिस्तान में है? मेरा एक ही बेटा है और 3 बेटियां हैं। 2 बेटी मेरी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, एक हाउसवाइफ है। बेटा मेरा उसने यहाँ से BE किया था सर सैयद से, उसके बाद वो MS करने इंग्लैंड किया था। तकरीबन 8-10 साल वो इंग्लैंड में रहा, फिर पाकिस्तान आ गया था, 2 साल यहाँ रहा, लेकिन वो यहाँ सेट नहीं हुआ तो वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में वो सिडनी में है, वहाँ इमिग्रेंट है। मेरा आपसे सवाल है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इंसान की ज़िंदगी के 3 दौर होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक दौर को आप माइनस कर दीजिए, आप किस दौर को माइनस करना चाहेंगे? लैला जाफरी, आपसे। ये तो खैर तीनों ही दौर माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं और अभी भी बहुत अच्छा गुजर रहा है ये बुढ़ापा भी माशाल्लाह। लेकिन हर एक यही कह रहा है कि बचपन हमारा बहुत शानदार था, बचपन भी हमने बहुत शानदार गुजारा है। आप बताइए महमूद अब्बास जाफरी। मैं भी इनके ख्याल से मुत्तफ़िक़ हूँ। तीनों दौर बहुत अच्छे होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। अगर आदमी के हालात अच्छे हों, माशी हालात, वैसे हालात, तो तीनों दौर बहुत अच्छे होते हैं। तो वो आदमी उसको किसी एक को माइनस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचपन भी मेरा बहुत अच्छा था, बहुत एक्टिव था। जवानी मेरी बहुत भरपूर थी, मैंने बहुत भरपूर जवानी गुजारी। बहुत एक्टिव था मैं, सोशल था, यूनियन में भी था,
डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तक गया। इसके अलावा मैंने हज के मसाइल से मतलब ये कि मैं तकरीबन हाजियों की मैंने बड़ी खिदमत की। मेरे अंदर एक जज्बा बचपन से था। मैं जब मातली में था तो वहाँ लिटरेट लोग होते थे, तो वो मुझे औरतें बुलाती थी कि हमारी चिट्ठी पढ़ दो या हमारी चिट्ठी लिख दो, तो मैं ये काम भी उनके करता था। तो मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, ये मुन्ना हमारे ये काम कर दे, मुन्ना वो कर दे। तो मैं मतलब ये फिर मुझे वो काम बचपन से आदत हो गई थी, तो मैं बड़े होकर भी यही काम करता था। ज़िंदगी में किस वक्त आप कब तकलीफ़ से और कर्ब से गुज़रे और आप किसी से कुछ कह भी नहीं सके? तकलीफ से कर्ब से तो मतलब ऐसा मतलब मैं कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई वक्त नहीं आया कि मैं किसी से कोई ऐसी मुझे तकलीफ हुई हो कि मैं किसी से कुछ कह ना सकूं। हाँ, जब मेरे वालिदैन का मेरे का इंतकाल हुआ तो सबके वालिदैन का होता है, लेकिन एक आदमी का होता है कि उसके एक छत थी। मेरे वालिद का खास तौर पर जब इंतकाल हुआ तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया फिर उसके बाद। आप क्या कहेंगी? हाँ, मेरे साथ भी यही है। माशाल्लाह ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छे हालात रहे, लेकिन जब मेरे वालिद जो थे, मैं बहुत वालिद से अपने अटैच थी। तो जब उनकी डेथ हुई थी मैं बिल्कुल ये समझी गया मेरा जो है ये सब ख़त्म हो गया, मेरे वालिद चले। बहुत बहुत शुक्रिया लैला जाफ़री आपका कि आपके तवस्सुस से हमें बरादरी के एक अहम शख्सियत महमूद अब्बास जाफ़री से मुलाकात का मौका मिला, और हमारे ग्रुप की फरमाइश भी थी कि उनसे मुलाकात करवाई जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बहुत ही कीमती वक्त देने के लिए। पैसर बरादरी ग्रुप की तरफ से महमूद अब्बास जाफ़री आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे आइंदा के व्लॉग तक। रुबीना जाफ़री को इजाज़त दीजिए।